हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी, बड़ी मज़े से चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें अपने चैप्टर की, तो इसके 3 भाग हैं। उसमें पहला भाग है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये पार्ट अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, तरीका वही है बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन इस चैप्टर का अर्थ समझाने वाला हूँ हिंदी में। इसके बाद में बात करें इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, और किस तरीके से पैराग्राफ्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, उस तरीके से अपन पैराग्राफ्स को भी सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद में बात करें अपने क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो चैप्टर के अंत में अपन पढ़ने वाले हैं। साथ ही अगर अपन बात करें एडिशनल क्वेश्चंस की, तो उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर अपन बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो उनको भी मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको जो अपना चैप्टर वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का चैप्टर। और चैप्टर की बात मैंने बता दी है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहला भाग ए बेकर फ्रॉम गोवा है, वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, बड़ा आनंददायक चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। कि अपन भी बचपन में ऐसा ऐसा करते थे, जो जो हरकतें अपन करते थे ना, वो सारी हरकतें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो वो बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो क्या है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका अर्थ क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। तो इसका अर्थ होता है भारत की झलकियाँ। क्या होता है भाई, भारत की झलकियाँ इसका अर्थ होता है। अब ये भारत की झलकियां मतलब क्या होता है कि भारत में अपने पास झलकियां, मतलब जैसे आप अतीत को पढ़ते हो, भारत में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हुआ था पहले, अब हो रहा है, ये सारी बातें भारत की झलकियां होते हैं भाई। यानी कहने का मतलब अपना भारत देश ही महान है। उसमें देखो क्या गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा से एक बेकर। बेकर कौन होता है, ब्रेड पकाने वाला भाई, है ना, वो बात करने वाले हैं। लुसियो रोड्रिग्स इसके अपने पास ऑथर है, लेखक है। और मैं हमेशा पहले एक बात बताता हूं कि आपको अपने चैप्टर के लेखक के बारे में पता होना जरूरी होता है ना। अरे ये जो बातें ना, ये मैं ही बताता हूँ और कोई नहीं बताता रहे। देखो सबसे पहले बात करें अपने चैप्टर के ऑथर के बारे में। तो अबाउट द ऑथर की बात करते हैं। अबाउट द ऑथर, तो ऑथर कौन है इसके, वो अभी बात कर लेते हैं। देखो लुसियो रोड्रिग्स अपने लेखक, वाज बोर्न इन गोवा इन 1916, गोवा में जन्मे हैं। तो इसका मतलब बेकर फ्रॉम गोवा, वही बात है। तो गोवा में इनका जन्म 1916 में हुआ, एंड पास्ट अवे इन 1973, और वो गुजर गए भाई। पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना। अब गुजर जाना का मतलब जानते हो आप लोग भाई, मर जाना होता है, गुजर जाना। इन 1973 यानी 1977 में उनका देहांत हो गया। ही वाज ए प्रोमिनेंट कोंकणी एसाइस्ट, और वो अपने पास प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता है, ध्यान में रखना। फेमस का अपने पास सिनोनिम होता है कोंकणी एसाइस्ट। वो कोंकणी भाषा के निबंधकार थे। एसाइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। क्या होता है भाई, निबंधकार, जिसको अपन बोलते हैं जो निबंध लिखते हैं। हु आल्सो रोट इन इंग्लिश, जो कि कोंकणी में तो लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। इसके अलावा बात करें कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यानी अपना सहयोग देते हुए टू वेरियस पीरियडिकल। पीरियडिकल्स कौन से होते हैं, जो अपने पास सप्ताह में एक बार छपता है, अपने पास 2 सप्ताह में एक बार छपता है, महीने में एक बार छपता है, उसको पीरियडिकल्स बोलते हैं हम। मैगजीन्स, पत्रिकाओं में भी वो छपते थे। ही सर्व्ड, उन्होंने सेवा की है एज ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ द फोल्कोर। फोल्कोर का मतलब होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य में भी उन्होंने अपनी सेवा की दी है, इसका मतलब लोक साहित्य में भी काम किया है। एज ए सेवरल यूनिवर्सिटीज, कई विश्वविद्यालयों में। एंड आल्सो टोट इंग्लिश, और वो इंग्लिश भी पढ़ाए हैं भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इन मुंबई एंड गोवा, और उन्होंने मुंबई और गोवा में अंग्रेजी पढ़ाई है। जैसे कोई मेरे लिए पूछे कहाँ पढ़ाए हो, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कहाँ कहाँ पढ़ाया हूँ मैं तो। हाँ, एक ही सांस में बोल दिया मैं भी। हिज एसेज, उसके निबंध, ऐसे मतलब निबंध, इंक्लूडिंग ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये भी आपके पास एक क्या है, बेकर फ्रॉम गोवा भी एक निबंध है। वर
पोस्टमोसली, पोस्टमोसली का मतलब होता है मरणोपरांत, यानी ये जो आपके पास इसका निबंध है वो मरणोपरांत यानी उनके मरने के बाद में पब्लिश्ड हुआ है। यानी कोई मैंने किसी ने लिख दिया भाई, कोई लेख लिखा है, उसके बाद में वो मर जाते हैं, उसके बाद जो छपता है उसको पोस्टमोसली कहते हैं। ठीक है, पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ सोइल एंड सोल, मिट्टी और आत्मा, यानी अपनी धरती और आत्मा के नाम से जो टॉपिक था उसमें ये निबंध छपा है। आया होगा ऑथर का समझ से? हाँ बिल्कुल आ गया सर। बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर कौन होता है? जो ब्रेड सेकते हैं, टोस्ट वगैरह जो बनाते हैं वो होते हैं बेकर। देखो, ओवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। सबसे पहले इस लाइन के बारे में बात करते हैं। ओवर एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बुजुर्ग। क्या होता है भाई? बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग कौन? हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हीं के बारे में। आर ओफन, ये हमारे लेखक कह रहे हैं, उनको प्राय सुना जाता है। ओफन का मतलब होता है प्राय, हर्ड का मतलब सुनना, तो सुना जाता है। रेमिनिसिंग का मतलब याद करना। क्या होता है भाई? याद करना। रिमेंबर का सिनोनिम होता है। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है अतीत की यादें, अतीत की यादें। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, वो पुराने अपने पास के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, दो गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, वो पुराने पुर्तगीज दिनों को याद करने थे। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ ये होता है कि हमारे बुजुर्गों को हमने पढ़ाए हैं, उनके अपने जो पुराने अतीत की जो यादें थी उनको याद करते हुए सुना जाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ। अब हाँ, अपने दादाजी कन बैठा और दादाजी कन बैठता नहीं, दादाजी के यार थे के खेल खेलो, मैं खेलता भाई उस टाइम पे यहाँ होता भाई। तो वो जो बातें होती है ना उस टाइम पे वो होता था, वो होता है अपनी नॉस्टैल्जिकली, यानी पुरानी यादों को याद करना। द पुर्तगीज, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली जो लोग थे उनको पुर्तगीज कहते हैं, जैसे अपन इंडियन है। एंड दे आर फेमस, और उनके फेमस यानी प्रसिद्ध, उनके प्रसिद्ध, अभी थोड़ी देर पहले आया था इंट्रोडक्शन में, लोव्स, लोव्स का मतलब होता है रोटियां, लोव्स ऑफ रोटियां। रोटियां क्या होती है अभी बताता हूँ। रोटियां किसके बारे में है भाई? ये ब्रेड की है। ऑफ ब्रेड, ब्रेड की रोटियां का मतलब ब्रेड की एक जो स्लाइस होती है उसके लिए लोव्स का काम लिया जाता है। तो ब्रेड की जो स्लाइस होती है ना उनको अपन लोव्स कहते हैं। दोज ईटर्स, बात करते हैं वो खाने वाले। ईटर का मतलब होता है खाने वाले। क्या होते हैं भाई? खाने वाले होते हैं। कौन खाने वाले? हमारे दादे परदादे रहे। ऑफ लोव्स, उन्होंने अपने रोटियों को, कौन सी? ब्रेड की रोटियों को। हाउ वेनिस्ड, वो गायब हो गए। वेनिस का मतलब होता है गायब होना। वेनिस का मतलब है गायब होना होता है। वो गायब हो गए हैं भाई, वो तो चले गए भाई, हमारे दादे परदादे जो वो तो चले गए। बट द मेकर्स आर स्टिल, लेकिन मेकर्स की बात करें, उन ब्रेड को बनाने वाले, आर स्टिल देयर, वो अभी भी हैं यहाँ पे। वी स्टिल हैव अमंग्स द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोज, लेकिन हमारे बीच में, वी स्टिल हैव, लेकिन हमारे बीच में अभी भी है, अमंग्स्ट हमारे बीच में, अस द मिक्सर्स, मिक्सर्स होता है मिलाने वाला जो होता है, जैसे ब्रेड का आटा वगैरह मिलाते हैं। द मोल्डर्स, मोल्डर्स होता है अपने पास सांचा, सांचा कौन सा है? जिसमें अपने पास ब्रेड बनाई जाती थी। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो कि अपने पास बेक का मतलब होता है पकाना, सेकना, द लोव्स, उन ब्रेड को, रोटियों को सेकते थे, वो हमारे बीच में अभी भी है भाई। यानी कहने का मतलब कि वो तो चले गए लेकिन हमारे दादे परदादे तो, लेकिन उनको बनाने वाले वो जो भट्टियाँ वगैरह वो अभी भी हैं। दोज ओल्ड एज ओल्ड, वो पुरानी अवस्था या पुराना समय। टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, वो टाइम टेस्टेड का मतलब जिसने टाइम को कंज्यूम किया है, जिसने समय देखा है। फर्नेसेज का मतलब होता है भट्टियाँ, फर्नेसेज का मतलब है भट्टियाँ होता है। स्टिल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेसेज, जो आग थी उन भट्टियों में, फर्नेसेज का मतलब भट्टिया, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है गायब होना, वही अपने पास वेनिस्ड का मतलब, और ये अपने पास मिट जाना, ये मिट जाना भी होता है भाई। तो वो अभी जो आग है ना उनकी, उन भट्टियों की, वो अभी ठंडी नहीं हुई है, ये कह रहा है वो। द थर्ड एंड द जिंगल्स, थर्ड का मतलब होता है धम की आवाज, जिसको लकड़े की या किसी की धम की आवाज होती है, जिंगल झंग झंग की आवाज। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू, बेम्बू मतलब जो बांस का बम्बू होता है उसको वैसे बांस जमीन पे टकराते हैं तो वो थर्ड जो होता है, और उसकी जो बांस का बेम्बू होता है उस पर जो अपने घुंघरू वगैरह बंधे होते हैं उनसे छन छन की आवाज आती है, वो अभी भी है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग,
हेराल्डिंग का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देता है भाई क्या, हिज अराइवल। ये सारी बातें जो है ना कि ये झंग झंग की आवाज़, उस बेम्बू की आवाज़ है, वो सारी सूचना देती है। हेराल्डिंग सूचित करती है हमें हिज अराइवल, उसकी पहुंच की, कि वो आ गया भाई। अरे कहने का मतलब है जैसे आइसक्रीम वाला, एक बार ये बता देता हूँ, मॉर्निंग यानी सुबह में, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, अपन को कैसे पता चलता है कि अपनी आइसक्रीम वाला आया है? बच्चे को तुरंत पता चल जाता है। क्यों? जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनता है वैसे ही पता चल जाता है आइसक्रीम आ गई है भाई, है ना। आपके भी मन में आ जाती है कि अब तो एक चोकोबार खा ले वहाँ। हाँ, तो वही बात है अपने पास। उनके यहाँ जो बम्बू की आवाज़ होती थी, ट्रेडिशनल परंपरागत जो उनके आने की जो सूचना होती थी, वो किस तरीके से लगती थी। एक बांस का बम्बू होता था उनके पास, उन पे अपने पास घुंघरू लगे होते और उसको वो जमीन पे टकराते हुए चलता था, वो थड होता है। हाँ, इसके बाद है कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, अभी भी ये आवाज जो है ना वो अभी भी अपने पास कुछ स्थानों पे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट लाइव, हाँ शायद हो सकता है कि फादर है वो जिंदा नहीं हो सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने परिवार का व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। ये मान के चलो आपके पापा के पास 500 बीघा जमीन है, मानना ही तो है, मानने में कम क्यों माने रहे, मानने में अपने पास हजारों बीघा जमीन है। पापा ने खेती की, उसके बाद में बच्चों ने भी खेती की, तो वो अपना प्रोफेशन आगे बढ़ा रहे। पापा तो चले गए लेकिन वो तो अपना प्रोफेशन चला रहे ना। प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय। दीज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स, बेकर्स यानी ब्रेड सेकने वाले, इवन टुडे आज तक नॉन एज पेडर इन गोवा, इनको पेडर के नाम से जाना जाता है गोवा में। ये प्रश्न भी आएगा, 100% है। पेडर नाम याद रखना। जो ब्रेड सेकने वाले हैं उनको गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पेडर के नाम से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड। अब लेखक कर रहा है कि हमारे बचपन के दौरान, इन गोवा, गोवा की बात कर रहा है। द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर होते थे वो हमारे दोस्त होते थे। कैसे, मैं बता देता हूँ, एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। आपके घर के सामने जैसे ही घंटी बजती है, वो आपका, आप जो बच्चे हैं ना घर में, उनका आपका दोस्त बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि उसको पता है कि मेरे से ये आइसक्रीम खरीदेगा। तो उस समय जो बेकर होते थे वो बच्चों के क्या होते थे? दोस्त होते थे, फ्रेंड होते थे। हाँ, कंपेनियन उनका साथी होता था। कंपेनियन का मतलब है साथी, गाइड का मतलब पथ प्रदर्शक होता था, है ना। ये सारी बातें करेंगे अपन। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, ये प्रश्न आएगा भाई, पैराग्राफ है आगे, ध्यान से सुनना। वह अपने पास हर रोज 2 बार आता था। ट्वाइस ए डे का मतलब क्या है? अपने पास दिन में 2 बार आता है। यूज टू कम यानी यूज टू मतलब पास्ट की हैबिट। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, पहला रूट कब होता था? सुबह सुबह जब वो आता था। ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, जब वो अपने जो ब्रेड है वो बेचने आता था। एंड देन अगेन, और फिर वो कब आता था? पहले तो बस आ गया सुबह सुबह। वेन ही रिटर्न, जब वो आप जाता था वापस। रिटर्न का मतलब वापस भी तो जाना होता है ना। इम्पटिंग यानी खाली करने के बाद, इम्पटिंग का मतलब होता है खाली। हिज ह्यूज बास्केट, उसकी बड़ी वाली बास्केट, बास्केट का मतलब टोकरी, ह्यूज यानी बड़े, मैं लिख देता हूँ, ह्यूज यानी बड़ा, बास्केट मतलब टोकरी। अपनी टोकरी को खाली करने के बाद में वो आता था। कैसे, मैं बता देता हूँ। आइसक्रीम वाला आया, गया, अपने घर के पास से आगे गया और खाली करके अपने रास्ते से तो आएगा, तो दिन में 2 बार आ गया। इसके बाद द जिंगलिंग, जिंगलिंग का मतलब होता है झंग झंग छन छन, वो पायल की झनकार होती है ना। हाँ, ये थर्ड ऑफ हिज बेम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप, उसकी झंझन की जो आवाज़ होती थी, थर्ड की जो आवाज़ होती थी बेम्बू की, वो हमें सुबह सुबह जगा देती थी। अरे जाग गए भाई, अपने पास अपने वो आ गए हैं, अपने फ्रेंड आ गए हैं, उठो। एंड वी रेन टू मीट, और हम भागते उससे मिलने के लिए, आंख खुली नहीं है फिर भी भागे जा रहे हैं। एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिनंदन करते। ग्रीट का मतलब उसका सम्मान करने के लिए जाते। वाई वॉज इट सो, अब ये क्यों था भाई, बच्चे क्यों जाते थे? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये अपने पास उन ब्रेड की जो अपने पास स्लाइस होती थी उनके लिए था ये, या नॉट एट ऑल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्किंस और बास्टिन्स, अपने पास जो ब्रेड थी वो किसके द्वारा खरीदी जाती थी? वो घर की नौकर, हाँ, द
मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी ये जो पास्किन और बास्टिन है, ये नाम याद रखना, ये जो घर की नौकरानियां होती थी उनके द्वारा अपने ब्रेड खरीदी जाती थी। What we longed for were those bread, हमारी जो अभिलाषा थी, लॉन्ग का मतलब आशा, अभिलाषा, फॉर वर वो क्या थी, वो थी दोज ब्रेड, वो जो ब्रेड थी उसकी टोकरी में, बेंगल्स विच वी चोज केयरफुली, बस वो जो ब्रेड की बेंगल्स बनाई हुई थी, सर्किल बनाया हुआ था, वो हमारी पसंद थी भाई। वी चोज केयरफुली, हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी तो ये जो ब्रेड होती थी वो बड़ी मीठी होती थी, स्पेशल के लिए, यानी विशेष रूप से बनाया गया होता था, विशेष रूप से बनाई गई होती थी। क्यों, अभी कारण बता करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आपके पास पैराग्राफ में से क्वेश्चन इस तरीके से आना है, बिल्कुल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहले इनका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब देखो बात करते हैं। द बेकर यूज टू बी, अब बात करते हैं द बेकर यूज टू बी। अब आपको पैराग्राफ में आना है, तो यहाँ पे द बेकर यूज टू बी ओवर फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन भी होता था और गाइड भी होता था। तो ऐसे अपने पास पर्सन का होता है, द फ्रेंड भी है, गाइड भी है और कंपेनियन भी है, तीनों है। तो इसका मतलब है क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ऑल, वो सभी होता था। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन द डे, इन ए डे, अभी बताया है, बेकर दिन में कितनी बार आता था, तो ट्वाइस, 2 बार आता था। अभी पढ़ के आए हैं, एक तो बेचने जाता था, दूसरा खाली करके आता था। हाँ, इसके बाद हु बॉट द लोव्स, अच्छा ये बताओ, जो ब्रेड होती थी वो कौन खरीदता था। देखो, मेड, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, बच्चे खरीदते थे, फादर पिता खरीदते थे, मदर खरीदती थी, या घर की नौकरानियां, मेड का मतलब नौकरानी, मेड का मतलब है नौकरानी, तो ये खरीदती थी। हु सेट आउट फॉर अ सेलिंग राउंड, अच्छा सेल बेचने के लिए कौन राउंड करता था, बेगर, भिखारी थोड़ी करता, ये बेगर है भाई, BEGGER, बेगर, बेगर थोड़ी, भिखारी थोड़ी आता था, पुजारी थोड़ी आता था, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो बेकर आता था दिन में 2 बार, अभी तो पढ़े हैं। व्हाट डिड मेक चिल्ड्रेन, सॉरी व्हाट वेक अप नहीं लिखा भाई इसमें, चिल्ड्रेन, बच्चों को कौन जगाता है। तो देखो अभी आंसर अपन पढ़ के आए हैं, मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए छोड़ दूंगा तो आप तो करोगे नहीं, है ना, आप नहीं करोगे, अरे मुझे पता है, मुझे ही करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, वोक अप अस फ्रॉम स्लीप, क्या, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बेम्बू वोक अस का मतलब यहाँ पे बच्चों से लिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बेम्बू, तो इसका आंसर लिखेंगे द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बेम्बू वोक चिल्ड्रेन, ये लो बस इतना से करना है, बेम्बू वोक चिल्ड्रेन, वोक अप चिल्ड्रेन, ये आ जाता है आंसर। अब आप अपनी रामायण लिखोगे कैसे, मैं बता देता हूँ आप कैसे लिखोगे। आप है ना यहाँ से शुरू करोगे, जैसे यहाँ से, यह तो मैंने बता दिया, यहाँ से आप करोगे, यहाँ से ही रिटर्न या इससे पहले से, और 2-3 लाइनें आगे पीछे करोगे भाई। उसके बाद में आप इतना बड़ा करोगे, इतना बड़ा करोगे। बाद में एक बात बताओ मुझे, अगर आप ये मानते हो कि इतना बड़ा करेंगे तो आप तो फिर पूरा पैराग्राफ उत्तर का लिख दिया करो, पर्सन का उत्तर तो है इसमें, है ना। हाँ, दिमाग लगाया करो आप लोग, पूरा मत लिख दिया और कहते गुरुजी खिया। व्हाट डिड दे लॉन्ग फॉर, उनकी क्या अभिलाषा थी, उनकी अभिलाषा थी दे लॉन्ग्ड फॉर, द क्या है, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, तो दोज ब्रेड बेंगल्स, बस इतना ही करना होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। दोज ब्रेड बेंगल्स, तो ये अपन भी यही करेंगे, द लॉन्ग्ड फॉर, तो मैं देखो इस पर्सन में से उत्तर कैसे निकालना है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको छोड़ो, आप सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट लिखा मैंने द, अब ये डिड है तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो लॉन्ग्ड, ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा आपको, लॉन्ग्ड फॉर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखो, द लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड बेंगल्स, बस इतना ही करेंगे, दोज ब्रेड बेंगल्स, ये हो गया आपके पास कंप्लीट, है ना। तो ये आपके पास आंसर सही हो जाता है, इसके पास ये हो गया। अब इसके आगे पीछे का कुछ नहीं लिखना होता है, आप पर्सन में से भी छांट सकते हो, लेकिन आप छांटते नहीं हो, देख लो इसको। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। हाँ, जब बेकर आता था तो वो अपने
म्यूजिकल एंट्री करता था। म्यूजिकल मतलब संगीतीय प्रवेश है। संगीतीय प्रवेश का मतलब कोई आ रहा है, वो गाने बजाने करते हुए, गाना बजाना करते हुए आ रहा है, जैसे कोई भी अपने पास भिखारी आता है, गाना बजाते हुए आता है, तो वो सारी बातें। ऑन द सीन यानी इस दृश्य पर, विथ द झंग झंग, इस आवाज के साथ आता था, इस संगीत के साथ। साउंड ऑफ हिज स्पेशली का विशिष्ट, मैंने अभी बता दिया भाई, मेड बेम्बू स्टाफ। बेम्बू स्टफ का मतलब जो बेम्बू को बनाया जाता था, स्टफ है भाई, ये स्टफ है ना। तो इसको जिस तरीके से बनाया जाता था उससे झंग झंग, यानी उस पर अपने पास घुंघरू वगैरह बंधे होते थे, तो उसको वो धरती पे अपने मारता था तो झंग झंग की आवाज आएगी। ऑन हैंड वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, वो क्या करता था, एक हाथ तो बास्केट टोकरी को पकड़े रखता था, ऑन हिज हेड, अपने सर पे, जैसे अपनी टोकरी पड़ी है तो इसको ऐसे पकड़े रखता था, हेड, एंड द अदर बैंड द बेम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से ऐसे ऐसे करता था, ऐसे। वो होता है झंग झंग, यहाँ पे घुंघरू लगे तो उनके झंग झंग की आवाज़ आती थी, नीचे ये टकराता है तो अपने पास थर्ड होता है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और वो जो महिला आती थी उसको क्या कहता था, उसका अभिनंदन करते हुए कहता था गुड मॉर्निंग मैम, है ना, अभी तो कहते हो। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बेम्बू, और उसके बाद में अपनी टोकरी कहाँ रखता था, वो जो बेम्बू होता था, टोकरी इस पे उतार के इस यहीं पे रख लेता था टोकरी, इस पे कुछ लगा होता होगा फट्टा वगैरह, और इस पे टोकरी रख देता था। वी किड्स, और हम बच्चे ही होते हैं, आप भी तो बच्चे हो ना, वुड बी पुश्ड असाइड, पुश्ड असाइड का मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, है ना, विथ अ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड रिब्यूक का मतलब होता है प्यारी सी डांट के साथ, विथ ए माइल्ड रिब्यूक द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हम बच्चों को प्यार से धक्का देते हुए, अब सपोज करो मैं कोई आ रहा है सामान बेचने के लिए, मैं उस पर ऐसे ऐसे करूंगा तो वो प्यार से तो धक्का देगा ना, हमारा तो दोस्त था, तो वो ऐसे प्रेम से ही डांटता था। माइल्ड रिब्यूक का मतलब था प्रेम की डांट, और जो अपने पास वो ब्रेड होती थी वो नौकरों को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे तो बच्चे, हम समर्पण कहाँ मानने वाले थे, हम कहाँ करने वाले थे, हम हार कहाँ मानने वाले थे। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, समर्पण करना, हम हार थोड़ी ना मानेंगे। बच्चे कहाँ हार मानते रहे, एक बार धमकाओ दूसरी बार शुरू, दूसरी बार धमकाओ तीसरी बार शुरू। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम बेंच पे चढ़ते, बेंच का मतलब जो बाहर चबूतरा वगैरह होता है, और द पैरापेट, पैरापेट वही होता है जो बाहर अपने पास क्या निकला होता है, चबूतरा सा दीवार के बाहर देखो। पीप इनटू द बास्केट, और हम क्या करते थे, उस टोकरी में जहाँ कैसे देखते थे, है ना, वो समहाउ किसी भी तरीके से करके, कोई अपने पास कुछ सामान बेचने आया है तो बच्चों की बड़ी जिज्ञासा होती है, वो टोकरी में झांके वगैरह, उसको हम ऐसे जक नहीं पड़ती रहे, जक जानोगे, नहीं जानते, कोई बात नहीं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, मुझे वो विशिष्ट, टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट, क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है, जो विशिष्ट फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। अरे वाह भाई, ये जो सुगंध है ना, फ्रेग्रेंस बड़ी प्यारी थी उनकी, ऑफ दोज लोज, उन ब्रेड की, वो मुझे आज भी याद है, अभी भी याद कर सकता हूँ मैं उनको, इतनी प्यारी मीठी। अरे आप गुलाब के बगीचे के पास से गुजरो, आप खुशबू की शाम को जाओगे, क्या खुशबू थी, आपके दिमाग में आ जाएगी ऑटोमेटिक, तो वही है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, अगर बात करें तो बड़ों के लिए तो वो केवल ब्रेड थी, एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बेंगल्स थी, बेंगल्स वैसे होता चूड़ियाँ, लेकिन चूड़ियाँ नहीं, आनंद की चीज थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और ओवर टीथ, और उसके बाद में हम ऐसे थे कि हम अपने दांतों को ब्रश करने की भी ऐसे टेंशन नहीं लेते थे, कोई परवाह नहीं करते थे, ब्रश नहीं करते थे, ब्रश करना चाहिए। और वॉश ओवर माउथ प्रॉपरली, और हम हमारे मुंह को भी ढंग से नहीं धोते थे, ब्रेड आई बस खानी है, मुंह भी नहीं, कोलगेट नहीं करी, मुंह नहीं धोया। एंड वाई शुड वी, और हमें धोना भी क्यों चाहिए भाई, वो कह रहा है अपने पास लेखक, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ द प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, अब कौन ऐसी इतनी समस्या करेगा कि मैंगो के पेड़ पे जाओ, उसकी पत्ती तोड़ो और उससे कोलगेट करो, तो कौन समस्या उठाएगा, इतनी कौन करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये आवश्यक भी क्यों है भाई कोलगेट करना, ये ब्रश करना आवश्यक क्यों है भाई, किसने बनाया। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि जो बाघ होता है वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, जो गर्म चाय होती है वो हमारा मुंह वैसे ही साफ कर देती है, जैसे घूंट ली गर्मा गर्म और मुंह साफ। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और बिल्कुल ही बड़ी शानदार, सो नाइसली मतलब बड़ी अच्छे से साफ कर देती है, गर्मा गर्म चाय पी मुंह साफ हो गया। आफ्टर ऑल, यानी अंततः वो साफ होना ही है भाई, गर्म चाय पियेंगे तो। नेक्स्ट आपके पास आता है पहले अपने क्वेश्चन जो बिल्कुल आना है।
हु ग्रीट द लेडी, लेडी को कौन ग्रीट करता था, अभी आया है जो बेकर होता था, बेकर बेकर बेकर, ये रहा, वो देखो ये रहा अपने पास, अभी याद नहीं आया तो ये रहा, वो रहा। ही वुड ग्रीट द लेडी, ही का किसके लिए आया है यहाँ पे, ही आया है बेकर के लिए, है ना, ये ध्यान में रखना मेरी बात को, बेकर के लिए आया रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बीच में बाद में दिक्कत होगी। हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी, अच्छा कैसे ग्रीट करता था वो, क्या कहता था उनको, गुड इवनिंग कहता था, नहीं, गुड नून कहता था, नहीं, नाइस डे कहता था, नहीं, वो कहता था गुड मॉर्निंग, आप भी तो कहते हो ना आते ही वो। हु वुड बी पुश्ड असाइड विथ माइल्ड रिब्यूक, अच्छा किसको प्यार की डांट से धक्का दिया जाता था, मेड को थोड़ी ना दिया जाता था, नहीं, मदर को नहीं दिया जाता, फादर को नहीं दिया जाता, चिल्ड्रेन को दिया जाता था, बच्चे परे हटो परे हटो परे हटो, ऐसे करते ना वो। व्हाट क्लीन्स द टीथ नाइसली, हाँ बताओ, दांतों को अच्छे से साफ कौन करता है, हॉट कॉफी, हॉट टी, कोल्ड टी और मैंगो लीफ, तो आपके पास आ जाएगा हॉट टी, क्या आएगा, हॉट टी। ये तो है ही नहीं इसमें, ये भी नहीं है, ये है लेकिन ये तो अपने पास ब्रश करने के लिए तोड़नी होती है ना, तो ये लेखक तो इसके बारे में ही कर रहा है, तो ये हो जाएगा। हु मेड द म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल एंट्री कौन करता है, तो देखो आपके पास यहाँ पे अपने पास हु, जब कोई प्रश्न हु से शुरू होता है तो एक बात ध्यान में रखना, क्या बात ध्यान में रखनी है सर, वो ये रखनी है कि हु के स्थान पे उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसके लिए प्रश्न है। प्रश्न है हु मेड द म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल एंट्री कौन बनाता है या कौन करता था, संगीतीय प्रवेश कौन करता था, तो बेकर करता था, बस इसके स्थान पे बेकर लिख दो, देखो मैं बेकर ही लिखूंगा, बेकर, बाकी सारा ऐसा कैसा, द म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल एंट्री, और वाक्य हो गया कंप्लीट, आपका आंसर कंप्लीट। व्हाट कैन द ऑथर रिकॉल, लेखक क्या याद कर सकता है, अभी आए थे, आई कैन स्टिल रिकॉल, आई नहीं आएगा ऑथर आएगा, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लीव्स लोव्स, तो ये टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स लिखेंगे, तो यहाँ पे द ऑथर यहाँ से शुरू करेंगे, तो द देखो, अब आप लोग बताऊं क्या करेंगे, द ऑथर रिकॉल्ड, कैन रिकॉल है भाई, हेल्पिंग वर्ब दे रखी ना आपने, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे भाई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, दो चीजें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि वो तो सिंपल बना रहे हैं, वो समझाऊंगा मैं। द ऑथर कैन रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोज, और आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब ये देख लो, अब आई के स्थान पे तो मैंने किया है द ऑथर, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ऑथर था, ये देखो ऑथर ही तो है यहाँ पे, ये रहा, कहाँ पे गया रहा, आगे गया, हाँ ये रहा, द ऑथर ही है तो ऑथर ही लिखूंगा उसके स्थान पे, तो इसके बाद में देखो क्या है, इसके स्थान बाद में आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, तो मैंने तो ये तो सीधा लिख दिया और वहां पे आपके प्रश्न में से लिख दिया। अब इतना करना होता, अब आप आई से शुरू करोगे, 100% आई से शुरू करते हो, जो कि गलत होता रहे, ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास दो प्रश्न आते हैं, वो है आपके चैप्टर के बीच में, तो प्रश्न क्या है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, अच्छा जो गोवा के बुजुर्ग लोग हैं वो क्या अतीत की यादें याद करते हैं, अतीत की याद क्या क्या याद करते हैं भाई, वो जो ऑथर एल्डर्स है, एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, वो पुराने दिनों को याद करते हैं, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनकी जो प्रसिद्ध ब्रेड के रोटी होती थी उनको, ईटर्स ऑफ दोज ब्रेड माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स ऑफ दोज ब्रेड्स आर स्टिल अलाइव, कि वो खाने वाले चले गए हैं भाई लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और अगर अपन बात करें तो वो जो भट्टियां हैं जो समय से हैं अपने पास पुराने ज़माने से हैं वो सारी हैं, द फायर इन दैम हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और अगर बात करें तो वो जो आग है वो अभी बुझी नहीं है। इसके बाद में बात करें, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, अगर क्या आपको पता है गोवा में बेकर ब्रेड बनाना अभी भी प्रसिद्ध है क्या, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो, यस यहाँ पे कॉमा, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, एंड द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड
फर्नेसेज, भाई लेखक ने अपने पास क्या क्या वर्णन किया, एक्सप्लेन किया है फर्नेसेज भट्टियों के बारे में। देयर स्टिल बर्निंग फायर, उनमें अभी भी जलती हुई आग के बारे में बताया है। द गोवा सोसाइटी इज स्टिल हैविंग माउल्डर्स ब्रेड मिक्सर्स एंड द बेकर्स, भाई उनके पास अभी भी वो सांचे हैं, माउल्डर सांचे जिसको अपन कहते हैं, ढांचा जिसको अपन कहते हैं, वो अभी भी है भाई उनके पास। बात करते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बुलाया जाता है गोवा में। द बेकर इज कॉल्ड पेडर, पेडर बुलाया जाता है भाई, समझ में आ गया होगा, मैंने बताया पर्सन आएगा 100%। नेक्स्ट है व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, कब आता था भाई वो सुबह, प्रत्येक दिन कब आता था। व्हाई डिड हिज चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे क्यों भागते थे उससे मिलने के लिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। क्या है द बेकर केम ट्वाइस एवरी डे, बेकर है वो प्रत्येक दिन 2 बार आता था, कहानी में अभी बताया थोड़ी देर पहले। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, पहला तो कब होता था जब वो अपनी ब्रेड बेचने के लिए आता था, सेलिंग जो राउंड होता था तब आता था। एंड देन अगेन, और उसके बाद में फिर व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और बाद में अपनी बड़ी वाली टोकरी खाली करने के लिए आता था, खाली करने के बाद में वापस उसी रास्ते से आता था, तो 2 बार हो गया। द चिल्ड्रन रेन, बच्चे क्यों भागते थे, उसका आंसर है, अब सपोजिंग करो पर्सन इतना ही आ जाए आप लोगों के पास यहाँ से, तो इसका आंसर यहाँ से करना है रे, अगर समझ रहे हो तो। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम नॉट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ लोफ, वो ब्रेड के प्रति जो प्रेम है उसके लिए थोड़ी ना भाग के जाते थे, बल्कि विच वाज बोट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि अपने पास घर की नौकरानियों के द्वारा खरीदी जाती थी। दे बच्चे एक्चुअली वास्तव में लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बेंगल्स, वो ब्रेड की जो बेंगल्स होती थी उनके लिए अपने पास क्या होता था, उसके इच्छुक होते थे। विच दे चोज केयरफुली, जिनको वो सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक, और ये कभी कभी अपने पास विशेष प्रकार की मीठी होती थी जो कि विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इनका। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ होता है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अगर बात करें अपने पास मैरिज गिफ्ट यानी शादियों के गिफ्ट की बात करें तो वो मीनिंगलेस होते थे, बेअर्थ होते थे, यानी जिसको अर्थ के बिना होते थे, बिना अर्थ के होते थे भाई, इनका कोई मतलब नहीं होता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज ए बोल, जो मिठाई बनती थी उसको जो बोल के नाम से जानते थे, इसके बिना शादियों के गिफ्ट भी अधूरे थे। जस्ट एज ए पार्टी और फिस्ट, जैसे कि अपने पास कोई पार्टी होती थी, कोई फिस्ट दावत होती थी, फिस्ट का मतलब दावत, क्या होता है भाई, दावत। लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के ये अपनी चार्म, अपने जो वो होते हैं ना, एक कहते हैं कि चार्म आ गया भाई, बड़ी खुशी ऐसे चकाचौंध जिसको अपन कहते हैं, वो गायब हो जाती थी बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन फॉर अ विलेज, कोई भी नहीं बता सकता, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं बता सकता कि एक बेकर है वो गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, गांव की महिलाएं सैंडविचेस बनाती थी, लालाई होगी, हाँ लारागी ना मुंह में, हाँ सैंडविचेस। ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने बेटी की सगाई के अवसर पर जो माताएं होती थी, महिलाएं होती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी। सैंडविचेस जानते हो क्या, ब्रेड की सहायता से बनाई जाती है। केक्स एंड बोलिनहेज जो अपने मिठाई का नाम है, आर मस्ट बी क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक्स और बोलिनहेज जो मिठाई है वो आपके पास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए आपके पास बड़ी महत्वपूर्ण थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेड पकाने वाले की भट्टियां हैं वो गांव में होना एब्सोल्युटली का मतलब पक्काई से, इसेंशियल यानी आवश्यक है, एब्सोल्युटली निसंदेह पक्काई से आवश्यक है। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर की बात करें या ब्रेड बेचने वाले ऑफ दोज डेज, उन दिनों के, हैड ए पेक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट, ये प्रश्न आएगा भाई ध्यान से सुनना। ड्रेस नोन एज ए कबाई, वो एक स्पेशल प्रकार की ड्रेस पहनते थे जिसको अपन कबाई के नाम से जानते थे, प्रश्न आएगा 100%। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन द नीज, और ये किस तरीके की होती थी, ये आपके पास है एक सिंगल कुर्ता होता था जो कि घुटनों तक आता था अपने पास, इस तरीके से मैं बना के दिखा देता हूँ ना, इस तरीके से ये घुटनों तक आता है ना, इस तरीके से ये है। अब आप कहोगे सर बहुत जोर की बनाया था तो बनानी पड़े मन तो, हाँ ये होती थी भाई, लॉन्ग फ्रॉक होती थी, करने का मतलब।
घुटनों तक आती थी। इन ओवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में भी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हम हमारे बचपन में, अब वो दादा परदादा की बात है, हमारे बचपन में हम शर्ट पहनते हुए देखे हैं, ट्राउजर्स पजामा पहने हुए देखे हैं, विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस। अगर बात करें अपन पजामे की यानी ट्राउजर्स की, तो वो पजामे से तो पैंट से तो फुल पैंट से तो छोटा और हाफ पैंट से बड़ा होता था। एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स, हाँ, और हाफ पैंट से बड़ा, यानी जो कहते हैं जिसको अपन आजकल क्या कहते हैं, कैपरी वगैरह कहते हैं, रे जानते हो ना, हाँ कैपरी लोअर जिसको अपन कहते हैं। इवन टुडे, आज तक, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, अगर कोई हाफ पैंट पहन लेता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नी, जो कि घुटने से जस्ट नीचे तक पहुंचती है, यानी हाफ पैंट से बड़ी, इन्वाइट्स द कमेंट, तो फिर उस पर कमेंट होते हैं भाई क्या, दैट ही ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, तो वो एक पेडर की भांति कपड़े पहने हैं। वही बात है अपने पास, अगर अपने वो हाफ पैंट जिसको अपन बोलते हैं, लोअर जिसको अपन बोलते हैं, केपरी जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए अगर कोई पहन के चलता तो कहते हैं यार ये तो पेडर की साड़ी को पहना है। वही नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट आर मीनिंगलेस, अच्छा मीनिंगलेस क्या है भाई, आपने आया था ना प्रश्न अभी, तो फेस्टिवल गिफ्ट्स, मैरिजेस गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट और नन, तो अभी आया था अपने पास। जो मैरिज गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस होते थे, बिना अर्थ के होते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था अगर उनके साथ वो नहीं है, बोल नहीं है। What did the lady of the house must prepare on the occasion of her daughter's engagement, बेटी की सगाई पे क्या बनाते हैं, तो वो सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच ब्रेड की सहायता से बनती है, मैंने बताया है। द पेक्यूलियर, आ गया, वो विशिष्ट ड्रेस ऑफ बेकर वाज नोन एज, जो बेकर की ड्रेस होती थी वो किस नाम से जानी जाती थी, कवाई, कालाई, कबाई और कानी, तो कबाई के नाम से जानी जाती है। प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे, पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज कंसिडर्ड मीनिंगलेस विदाउट द बॉल, बिना बॉल के आपके पास क्या वो माना जाता था जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। बर्थडे, मैरिज, स्कूल फंक्शन और पिकनिक, अभी बताया मैरिज आया भाई, ये मैरिज गिफ्ट है और यहाँ पे मैरिज। What does the lady of the house do on her daughter's engagement, ये तो अपने पास आ गया भाई, वो क्या बनाती थी, they make sandwiches, तो बस इतना ही करेंगे, they made sandwiches, ये इतना ही करना है भाई आपके पास। नेक्स्ट है व्हाट आर ए मस्ट ऑन द क्रिसमस एंड फेस्टिवल, फेस्टिवल और इस पे क्या आवश्यक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अपने एक प्रश्न आया था, हाँ ये रही, तो केक्स एंड बॉलिनहेज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फेस्टिवल, तो केक्स एंड बॉलिनहेज ये करेंगे अपने पास, केक्स एंड बॉलिनहेज। अब आप अपने रामायण पता नहीं क्या क्या लिखते हो रहे, बस ये दो ही तो नाम पूछे हैं तो वही लिखूंगा मैं, है ना, तो ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है प्रश्न, जो आपका पैराग्राफ अंतिम है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट, जो बेकर होता था वो क्या करता था, अपना बिल इकट्ठे करता था एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में करता था। बेचारा मेहनत करता है तो प्रयास भी कर ही रहा है, क्यों, हाँ। मंथली अकाउंट्स, जो उसके महीने के अकाउंट होते थे, यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, एक बात ध्यान में रखना, वो अपने महीने के बिल कहाँ लिखता था, दीवार पे लिखता था, कच्ची पेंसिल की सहायता से या कोयले की सहायता से, तो ये कह रहा है दीवार होती थी दीवार पे लिख लेता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, अगर बात करें पुराने ज़माने में तो ये बड़ा ही लाभदायक बिजनेस था। प्रॉफिटेबल का मतलब लाभदायक और प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर होते थे और उसका परिवार वो कभी भूखे नहीं मरे भाई उस जमाने में। स्टार्व का मतलब भूख के रहना, कभी भूखे नहीं रहे। हिज फैमिली, वह उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखाई देते थे। प्रोस्परस, समृद्ध, प्रोस्परस का मतलब समृद्ध होता है, समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और अगर अपन बात करें सबूत की तो सबूत क्या है, उनका मोटा ताजा शरीर, बिल्कुल हष्ट पुष्ट जो होते थे। अरे खाते पीते घर का होगा तो ही तो शरीर बनेगा, नहीं मेरी तरह सुकड़ा थोड़ी होगा, आपकी तरह सुकड़ा थोड़ी होगा, तो बिल्कुल खाते पीते परिवार का होते थे। तो ये उसके लिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका जो फिजिक शारीरिक बनावट वो काफ़ी है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to baker, और अगर अपन बात करें आज भी जैक फ्रूट,
अगर कोई अपने मोटा ताज़ा बिल्कुल ऐसे हष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखे तो उसकी तुलना बेकर से की जा सकती है, उससे भी की जाती है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आनंद आया होगा, छोटा सा चैप्टर, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द बेकर वियर। देखो बेकर की बात करते हैं। इन पुर्तगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग। दो प्रश्न है, दोनों के जवाब ये आना नहीं है लेकिन फिर भी करना है। इन द पुर्तगीज डेज द बेकर हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज ए कबाई। पहले तो वो कबाई पहनते थे। क्या है, इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। पहला प्रश्न, जब अपने लेखक बड़ा बच्चा था तब क्या पहनते थे, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब अपने पास ऑथर जवान था, छोटा बच्चा था, ही सा द बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल पैंट एंड वन एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। ये पहनता था भाई। दोनों प्रश्न ठीक है, ध्यान से सुनना, आगे आएगा और भी। हु इन्वाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वाई। अपने बात करें ये कमेंट किस पे आता था भाई, ये तो पेडर की तरह है, और क्यों। देखो, ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, अपने नरेटर के बचपन में, द बेकर्स हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, जो अपने पास बेकर होता था उसकी एक विशिष्ट ड्रेस होती थी। दे रोर शर्ट्स, वो शर्ट्स पहनते थे, शॉर्टर देन यूजुअल पैंट, और छोटी पैंट पहनते थे यूजुअल पैंट से। दस इफ समवन इज सीन वेयरिंग पैंट्स ऑफ द मच लेंथ, और अगर कोई अपने पास बड़ी यानी पैंट हाफ पैंट से तो बड़ी और लॉन्ग पैंट से छोटी पहने हुए दिखता था, द इन्वाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक द पेडर, तो फिर उन पे कमेंट होता था, यार ये तो पेडर की भांति पहना रहे, अरे अपने नहीं कहते कि छोरा का सा कपड़ा पहना है तू भी, हो ना, वही बात है सीधी सी। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, अभी बात हुई है कहाँ रिकॉर्ड करता था वो मंथली बिल। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विथ अ पेंसिल, पेंसिल की सहायता से एक दीवार पे लिखे जाते थे उसके रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डज द जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ भाई। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ वेल बिल्ट और प्लम्प फिजिक, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही वेल बिल्ट यानी बढ़िया शरीर वाला होता है भाई, फिजिक यानी शारीरिक बनावट। सिमिलर है जैक फ्रूट, एक जैक फ्रूट की भांति। इन दोज डेज, उन दिनों में, बेकर्स हैड प्लम्प फिजिक, उन दिनों में जो अपने पास होते थे बेकर्स, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे मजबूत वाला होता था रे। बिकॉज बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि अपने पास से जो बेकिंग था, ब्रेड बेचना था, वो लाभदायक व्यवसाय था। हिज फैमिली एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्ड एंड वर प्रोस्पर्स, और उनका परिवार, उनके नौकर, वो कभी भूखे नहीं रहे भाई, समृद्ध थे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, एडिशनल क्वेश्चन हो रहा है दो चार भाई, वो और देख लेते हैं। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, बेकर अपना एंट्री कैसे लेता था रे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house and then place the basket on his bamboos. बस सीधा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट लो पहले तो। क्या है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल, अपनी झंग झंग की आवाज़ के साथ, संगीत की आवाज़ के साथ वो प्रवेश करता था, अपने बेम्बू के साथ टोकरी अपने उस बेम्बू पे रखता था और महिलाओं को ग्रेट अभिनंदन करता था, बस यही है। डिस्क्राइब द ब्रेड सेलर्स ड्रेस, ब्रेड सेलर की ड्रेस कैसी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द बेकर और द ब्रेड सेलर रोर ए स्पेशल पेक्यूलियर ड्रेस, एक विशेष प्रकार की विशिष्ट ड्रेस पहनता था। इट वाज नोन एज कबाई, इसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक बड़ा सा, अरे अपनी छोरिया को नहीं पहने के, वो ड्रेस लंबी फ्रॉक है, वो आजकल उसको लॉन्ग बोलते हैं, वही है। इट रीच्ड डाउन टू द हिज नीज, वो अपने उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, अपने लेखक के बचपन में क्या पहनते लगे बेकर, बेकर्स रोर ट्राउजर्स, वो अपने पास ट्राउजर्स पजामा जिसको अपन कहते हैं, विच वर शॉर्टर देन लेंथ फुल लेंथ से छोटा पजामा ट्राउजर होता था, और शॉर्ट और लॉन्गर देन द हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लंबा होता था जिसको अपन केपरी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ये अपने आते हैं, व्हाट डू द एल्डर्स रेमिनिस अबाउट एंड वाई। अच्छा, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है लेकिन ये बड़े वाला है। जो अपने बुजुर्ग है वो क्या अतीत की यादें याद करते हैं और क्यों याद करते हैं, ये है। द एल्डर्स रेमिनिस नॉस्टैल्जिकली अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, वो पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं भाई।
द पुर्तगीज लोव्स ऑफ द ब्रेड, अपने पुर्तगाली जो ब्रेड की रोटियां होती थी उनको याद करते हैं। द लोव्स ऑफ द ब्रेड वर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गांव्स लाइफ। अगर अपन बात करें तो जो अपने ब्रेड के रोटियां हैं वो अपने गांव का एक इंटेग्रल पार्ट था। इंटेग्रल एकीकृत भाग था, जिसको अपन अलग नहीं कर सकते, वो भाग इंटेग्रल का मतलब एकीकृत। मैरिज वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के मीनिंग जो शादी है वो बेरंग होती थी। मीनिंगलेस का मतलब बेरंग से ले सकते हैं भाई। द लेडी, ये रहा, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अगर बेटी की सगाई कर रही हैं तो वहाँ पे तो अपने पास सैंडविच होती है। क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल मस्ट हैव केक्स एंड बोलेनेज, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पे अपने पास केक तो बनते ही हैं, बोलेनेज भी बनते हैं। दे स्टिल रिमेंबर द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग, वो अभी भी याद करते हैं जो सुबह सुबह जिंगलिंग यानी जंग जंग की आवाज़ होती है, छन छन की आवाज़ होती है, रे यहाँ पायल की आवाज़ जो सुनते हो आप लोग वही। हाउ कैन यू से दैट द मेकर्स ऑफ द फेमस गाँव लोव्स आर स्टिल देयर, कैसे कह सकते हो कि गाँव के अंदर जो अभी भी जो ब्रेड पकाने वाले हैं वो अभी भी है, मौजूद हैं, स्टिल हैं, एग्जिस्ट हैं। देखो, मैनी ऑफ दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव डेड, यह कह रहा है कि वो जो कई खाने वाले थे भाई वो तो मर सकते हैं, लेकिन देयर मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी हैं भाई, उनको बनाने वाले क्या है, अभी भी हैं। द मिक्सर्स माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स आर स्टिल देयर इन गोवा, अगर बात करें गोवा में तो ये जो मिक्सर्स हैं उनको मिलाने वाले हैं। अगर बात करें माउल्डर्स, उनके सांचे हैं, उनकी भट्टियाँ वगैरह वो सारे अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, अगर बात करें अपने पास तो जो भट्टियाँ हैं उनकी आग अभी नहीं बुझी हैं भाई। एंड द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द बेकर्स बेम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन द मॉर्निंग इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर वो अपने जिंगलिंग झंग झंग की आवाज़, जिंगल की आवाज़, थर्ड की आवाज़, बेकर की आवाज़, जो सारी आवाज़ है वो देखने को मिलती है। रे दीज बेकर्स, ये बेकर्स जो है नॉन एज पेडर्स, इनको पेडर के नाम से जानते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे पेडर्स की, तो ये थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना, लिखवा रखिए PADER, एग्जिस्ट इन गोवा टुडे, वो अभी गोवा में अभी भी एग्जिस्ट, अस्तित्व में है। द फैमिली प्रोफेशन इज स्टिल कैरिड ऑन, अभी भी परिवार का व्यवसाय जारी है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर है वो शुरू कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तो आपके पास इसका दूसरा भाग शुरू हो जाता है, ये अपन बाद में करेंगे। आज केवल इतना ही अपन कर लेते हैं क्योंकि अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर। और आनंद तो आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, नहीं आ रहा है तो बताना जरूर है कि गुरुजी ऐसे ही पढ़ा दो, माने आनंद को नहीं आ रहे हो कि अरे मेरे पढ़ाए हुए में आनंद नहीं आएगा तो किसके पढ़ाए हुए में आनंद आएगा, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से अपना इसी चैप्टर का दूसरा भाग लेकर, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।